धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रेज खान। जैसे कि आपको बार बार कहता हूं और हर बार कहना भी मुझे उचित नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्या इसलिए देता हूं क्योंकि आज मीडिया ने लोगों की एक ऐसी आदत बना दी है कि उनको न्यूज के नाम पर कुछ और ही दिखा रहे हैं। व्यूज तो बताना बहुत दूर की बात है। व्यूज ये है कि आखिर हिजबुल्लाह ने इस तरीके से इजराइल से जंगबंदी क्यों कर ली। क्या हिजबुल्लाह के लिए लेबनान के अंदर हालात ठीक नहीं है? आखिर बॉर्डर से क्यों वापस हट जाएगा हिजबुल्लाह और वहां पर क्यों आ जाएगी लेबनान की सेना, जहां पहले से शांति सेना मौजूद है? कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और हमास को इस तरीके से अकेला क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि शुरुआत के दिनों की बातें हम जानते हैं। हिजबुल्लाह कहा करता था कि वो हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल गाजा में अपनी दरिंदगी जारी रखे हुए, जब तक उसको बंद नहीं करेगा तब तक वो अपने हमले नहीं रोकेगा। क्यों हुआ है आखिर ऐसा, और इसमें ईरान की क्या भूमिका है और बाकी देशों की क्या भूमिका है, इस सब को लेकर बातचीत करेंगे। क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब। जैसा कि आप जानते हैं वो दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, मिल्ली गजट के वो संस्थापक हैं, बड़ा अखबार है अंग्रेजी का, और इस पूरे इलाके पर जो मिडिल ईस्ट का इलाका है उस पर वो अपनी पैनी नजर रखते हैं। कई सारी किताबें भी लिख चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और अब बात मैं यहां से शुरू करूं, जो ये जंगबंदी हुई है कल सुबह 7 बजे से, इसको लेकर आप पहली प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे अपनी? इसमें ऐसा है कि इसमें दोनों की मजबूरियां थी, हिजबुल्लाह की भी थी और इसराइल की भी थी, और इसकी वजह से ऐसा हुआ। और फिर यह कि कुछ बाहर की जो ताकतें हैं, खास तरीके से फ्रांस और अमेरिका, इनकी भी ख्वाहिश थी कि ये बंद हो जाए। तो ये तीनों चीजें मिल करके इसराइल को बहुत ज्यादा, कभी तवक्को नहीं थी कि हिजबुल्लाह या किसी और के रॉकेट आके वो तल अवीव पे पड़ेंगे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर पड़ेंगे, मोसाद के ऑफिस पे पड़ेंगे, जो उनके जो इंटेलिजेंस के दफ्तर है उस पर पड़ेंगे, उनके फौजी यानी जो जो अड्डे हैं उन पर पड़ेंगे। उनको कभी ये ख्याल नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। इसलिए कि उन्होंने कुछ जो आयरन डोम बना रखा है, जो अमेरिका ने बल्कि एक तरह से हदिया किया हुआ उनको, और उसके अलावा जो है उन्होंने कुछ और भी ऐसे कुछ कर रखे हैं, जिससे कि वो समझते थे कि वो रोक लेंगे वो। और अमेरिका की फौज तो वहाँ बहरहाल मौजूद ही है, यानी कहा जा रहा है, बल्कि कितना सही कितना गलत है कि वो बाकायदा नहीं लड़ रही है, लेकिन इशारा यह है कि उसका काफी इसमें भूमिका उसमें मौजूद है। और वहाँ सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि बरतानिया की भी जो है फौज जो है एक तरह से इनका साथ दे रही है। इसके बावजूद हिजबुल्लाह के रॉकेट वहां पर मुस्तकिल मारते रहे। एक एक दिन में 250, 300, 350 रॉकेट तक गए हुए हैं। इसमें से कुछ उन्होंने रोक लिया, सही है, लेकिन कुछ न कुछ वहां पहुंचे। और आपने वीडियो बहुत से देखे होंगे कि तल अवीव के अंदर जो उनकी राजधानी है वहां पर क्या क्या हंगामा मचा। और एक दिन तो जो है ये इत्तला मिली, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कि 4 मिलियन इसराइली, 4 मिलियन को जरा सा नहीं समझ लिए कि आधी से ज्यादा आबादी जो यहूदियों की है वो बंकर्स में मौजूद थी। तो ये मामूली बात नहीं है। तो एक तरफ से तो इसराइल की एक जरूरत थी, दूसरी जरूरत उनको हिजबुल्लाह को यह हो गई कि इसराइल ने जो किया, सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को, हिजबुल्लाह के फौज को और हिजबुल्लाह के जो रॉकेट वॉकेट है यहाँ से मारते वारते हैं वहां, उसके बजाय उन्होंने लेबनान पे बेतहाशा हमला करना शुरू कर दिया। एक एक दिन जो है 3-3, 2-2 हजार जो है, और सॉर्टीज 2-2 हजार बार जहाज गए, उन्होंने मारा। और ऐसे इलाकों को मारा जिनका हिजबुल्लाह से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल जो शुमाली लेबनान है वहां पे हिजबुल्लाह नहीं है, तो जनूबी इलाके के अंदर है। ऐसे ही बैरूत के अंदर जो है, जनूबी बैरूत जो है, जनूबी हिस्सा जो है वहां पर हिजबुल्लाह है। लेकिन इन्होंने यानी बैरूत के बिल्कुल सेंट्रल हमरा, जिसको मैं सब चीजें जानता हूँ, मैं बहुत बार जा चुका हूँ, हमरा समझ लिए कि वहां के क्लॉट प्लेस है, उसके ऊपर तो हमला किया। तो इस सब से वहां पर जो है बड़ा एक एक प्रेशर पड़ा हिजबुल्लाह के ऊपर कि भाई किसी तरह से बंद करो, ये तो क्या हो रहा है, ये तो पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। और अभी तक जो तबाह हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि 10 बिलियन, मतलब 10,000 मिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। उसको गरीब मुल्क है वो, लेबनान जो है, उसकी जो इकोनॉमी है बहुत ही बुरी हालत में है, बहुत दिन से बहुत बुरी हालत में है।
तो उनके ऊपर जो लोकल प्रेशर था, मकामी प्रेशर था, गवर्नमेंट का प्रेशर था, वो बहुत ज़्यादा था। और फिर देखिए कि इसराइल ने ये जो किया, यानी अगर आप सिर्फ यानी अभी गजा को छोड़ दीजिए, सिर्फ लेबनान को देख लिए तो कल सुबह तक जो उन्होंने जंगबंदी की है, 3,800 लोग शहीद हुए हैं, 15,000 जख्मी हुए हैं, 14 लाख रिफ्यूजी हुए हैं। मतलब वो जनूबी लेबनान से या बैरूत के जो जनूबी बैरूत है वहां से भागकर किसी दूसरे इलाके में, यहाँ तक कि सीरिया तक में जाने पर मजबूर हुए हैं। तो ये सब नुकसान था जिसकी वजह से बड़ा प्रेशर था उनके ऊपर। तो वो भी एक वजह है। फिर उसके अलावा बैन अल-अक़वामी जो प्रेशर देख लीजिए वो, और ये कि लेबनान एक बाकायदा गवर्नमेंट है, हिजबुल्लाह कोई ऐसी बाकायदा हुकूमत नहीं है, मुल्क नहीं है। हिजबुल्लाह ठीक है वहाँ पे गजा मौजूद है, लेकिन लेबनान जो है एक प्रॉपर एक मुल्क है, अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है। और फिर लेबनान के ऊपर जो है उनकी, इसलिए कि वो समझते हैं कि लेबनान वाहिद जगह है जहाँ पर जो कि मसीहियों का गढ़ है, ये ईसाइयों का गढ़ है। इसलिए फ्रांस जो है आज से नहीं, 1860 से लेकर के समझता है कि मैं जो लेबनान के जो ईसाई है, मैं उनका जो है दोस्त और उनका जो निगहबान हूँ। मैं आज से नहीं, बहुत पुरानी बात है ये। तो उनका भी एक जोर था कि भाई किसी तरह से बंद हो। उसके अलावा अमेरिका का बाइडेन साहब चाहते हैं कि जाते जाते कुछ ना कुछ दिखा के जाएं कि मैंने कुछ किया है। बड़ी उनकी बदनामी हो रही है कि उनकी वजह से गजा की जंग 1 साल से चल रही है, उन्होंने रोक नहीं पाए। वो कहते गए लेकिन इसराइल ने उनकी बात मानी नहीं। तो इन सब, ये सब जो अवामिल हैं, ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये मिल करके उनकी वजह से जो आपको वो दिखाई दे रहा है। कल से जो जंगबंदी शुरू हुई है वो शुरू हुई है, लेकिन ये हिजबुल्लाह ने ठीक है है कि ये बात मान ली है कि अब वो गजा की वजह से नहीं लड़ेंगे। ये बात उन्होंने कही तो नहीं है, लेकिन अमलन मान ली है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी शिकस्त नहीं मानी है। उन्होंने उनके मौजूद हालांकि उनको बड़ा नुकसान हुआ है। उनके सबसे बड़े लीडर हसन नसरुल्लाह, उनकी शहादत हुई है। उसी के साथ साथ जो है बहुत से उनके इंटेलिजेंस के, मिलिट्री के, और खुद जो मीडिया के जो उनके चीफ थे वो भी मिस्टर अफीफ उनका नाम था, अभी उनको भी मारा है। तो बहुत काफी नुकसान हुआ। और फिर जो जहां उनको ऑफिस था, बहुत बड़े एरिया, जिसको दाहिया बोलते हैं, दाहिया मतलब ये कि सबर्ब, जो कि साउथ सबर्ब है उसका, वहां मैं बहुत जगह जा चुका हूँ, मैं सब मेरे आंखों के सामने है। तो वो बहुत बड़ा एरिया था, उसको समझ लिए उन्होंने तहस नहस कर दिया पूरा। बार बार कुछ सवाल ले लेते हैं सर, और चीजें क्लियर हो जाएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। पहला सवाल मेरा यही है कि अगर आपने पूरा संबोधन, पूरा स्टेटमेंट सुना हो नेतन्याहू का, तो उन्होंने कहा भाई हमारी सेना को थोड़ी राहत मिल जाएगी, वो लोग फिर से रिचार्ज हो जाएंगे, हमारे पास जो हथियारों की कमी हो रही है, भंडारण जो कम हो रहा है, वो हमारे पास फिर से आ जाएगा। लेकिन मैं उन दोनों चीजों को छोड़ देता हूं। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा ये हमारी रणनीति है, हम चाह रहे थे कि हमास और हिजबुल्लाह को अलग कर दें और हम इसमें कामयाब हो गए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि जो दरिंदगी जो है, जो जानवर का जो बिहेवियर होता है, वो जो इसराइल ने दिखाया और जो गजा में भी दिखाया उसने, कि उसकी कोई हद नहीं है, कुछ भी करने को तैयार है वो। उसकी वजह से बहरहाल हिजबुल्लाह एक इलाके में रहता है, लोगों के अंदर रहता है, उसको भी जवाबदेही करनी पड़ती है। और अगर लोग बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से जो है इतना नुकसान जो है मुल्क का हो गया है, तो वो भी सुनेंगे बहरहाल। इसमें कोई शक नहीं है। तो ये इसमें तो कामयाब हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनका जो असल था, अभी 4-5 दिन पहले तक कह रहे, जब तक हिजबुल्लाह को हम खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम बंद नहीं करेंगे। यही हमास के बारे में कह रहे थे, तो जो है फौजी ताकत के तौर से बिल्कुल खत्म कर देंगे, उसके बाद ही जंग बंद होगी। तो ऐसा तो नहीं हुआ। इसके अलावा आपने मुस्तकिल 1.5 महीने 2 महीने सुन रहे थे कि हम नया मिडल ईस्ट बनाने जा रहे हैं। वो नया मिडल ईस्ट तो कहीं नहीं है, वो तो बिल्कुल ही गायब ही हो गया, बिल्कुल कोई इसकी आज बात नहीं कर रहा है। तो जो उनका असल, उनका और अमेरिका का जो प्लान था असल है कि एक ऐसा मिडल ईस्ट बनाओ जिसके अंदर किसी की आवाज चूं ना बोल पाए कोई, सब लोग चुप रहे, सब लोग डर के मारे इसराइल के रहे। तो वो तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। नया हिजबुल्लाह सही है, आज भी मौजूद है, उसके असलहे भी मौजूद रहेंगे। उसको एक इलाके से निकलना पड़ेगा, जो भी सही बात है। लेकिन उसके अलावा भी तो उसके इलाके उसके पास हैं, और फिर सीरिया के अंदर है, लेबनान के अंदर है, उसकी फौज उसकी मौजूद रहेगी। और कल क्या होता है किसी को क्या मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि ये साफ कर दिया गया है कि अगर इजराइल हमले करेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने नेतन्याहू के स्टेटमेंट संबोधन की बात की, वैसा स्टेटमेंट हिजबुल्लाह की तरफ से खुलेआम पब्लिकली क्यों नहीं आ पा रहा है कि आखिर उन्होंने जो जंगबंदी की है, जंगबंदी को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। वहां के प्रधानमंत्री नजीब निकाती वो तो बोलते हुए दिख रहे हैं, हिजबुल्लाह जो है कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है वो? नहीं नहीं, हिजबुल्लाह ने तो बोला, 3-4 दिन पहले ही बोल चुका है। उनके जो नए लीडर हैं, जो जनरल सेक्रेटरी कहते हैं उनको, जो शेख नईम कासिम है, वो तो बोल चुके हैं। और उन्होंने ये बात कही है कि लेबनान की जो सालिमियत है, मतलब सॉवरेंटी है, उससे हम किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। उसके अलावा जो इसराइल के जो कब्जे हैं, उसको हम किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, ये बात उन्होंने कह दी है, दो तीन तीन चार दिन पहले ये कह दी है, तो एक तरह से वो बात अपनी कह चुके हैं। और उसी दौरान ये सब बातें भी हो रही थी, ये सब जो चल रहा था। अमेरिका के जो एलची हैं, मिस्टर अमोस हॉकस्टाइन जो है, वो भी आए हुए थे। वो सब उसी वक्त उन्होंने ये बात कही। तो मैं समझता हूँ कि वो बात कह चुके हैं। ये बात दुरुस्त है कि दोबारा उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन उनका मौकिफ जो है एक तरह से हट गया है पहले से। यानी जो पहले वो कह रहे थे कि हम हिजबुल जब तक हमास या गजा पर हमला होता रहेंगे, उससे वो हट गए हैं। ये बात है। लेकिन इसी के साथ साथ ये ना समझें कि हमास वाले अकेले हो गए, ऐसा नहीं है। आज यमन है, यानी अंसारुल्लाह या हूथी जिसे कहते हैं, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। आज भी जो है, जो इराक के अंदर जो कई जो मिलिशियाज हैं, जो हस्शाबी बोलते हैं, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। बल्कि अटैक भी, अभी कल भी अटैक किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अकेले हैं। और फिर ये कि आप ये याद रखिए कि शुरू के दिनों में तो हिजबुल्लाह तो खाली एक दिखावे के लिए अटैक करता था। जो असल अटैक तो अभी 2 महीने के अंदर हुए हैं। उससे पहले एक मार दिया, कभी 2 मार दिया, वो नहीं कर रहा था। अब वो क्या उनकी उनकी सोच थी, क्या थी उनकी, क्या पॉलिसी थी, हम नहीं कर सकते। लेकिन जिस हालत में जंग के शुरू में था, उसमें समझ लीजिए हमास वापस आ गया है। तो हमास को इससे मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचने वाला। यकीनन नुकसान है, लेकिन ये हालत उनके पास उसके बाद से कोई महीने तक थी, उस पर वो वापस। ठीक है, हमास को लेकर बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हिजबुल्ला पे ही बने रहते हैं। एक पहलू तो ये आपने बताया कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ हालात ठीक नहीं थे, वहां की जनता का, सरकार का एक दबाव था, सिविल सोसाइटीज का दबाव था, उसके चलते जो है हिजबुल्ला को पीछे हटना पड़ा है। पर क्या इसमें ईरान की भी भूमिका है? जो नए राष्ट्रपति आए हैं वो एक अलग तरीके की रणनीति बनाते हुए दिखते हैं, वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से इब्राहिम रईसी काम करते थे, या भाषा बोलते थे, हमले भी कर देते थे। क्या उस वजह से भी हिजबुल्लाह को पीछे हटना पड़ा है और इसमें ईरान की सहमति है कि भैया पीछे हट जाओ? क्योंकि ईरान ने कोई चीज ऐसे खुल के तो नहीं कही है, लेकिन जो बहुत सी रिपोर्टें आ रही हैं उसमें यही बात जो आप कह रहे हैं कि वहां से भी कोई इशारे आए हैं कि भाई अभी पीछे हट जाओ। इसलिए कि जो तबाही मच रही थी पूरे लेबनान में, वो तो बहरहाल किसी को काबिल कबूल नहीं है। तो वो भी देख रहे होंगे। और फिर ये कि इसराइल का मकसद शुरू से था कि किसी तरह से ये जंग फैले, किसी तरह से ईरान भी उसमें शामिल हो, फिर ईरान के ऊपर अटैक करना जो है पूरी तरह से। अभी तो छोटा मोटा अटैक हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अटैक वो भी था। और अमेरिका के जो फौजी, जो बड़े बड़े बेड़ा है, जहाँ पे मेडिटेरेनियन में भी है, और उधर जो पर्शियन गल्फ या जो अरबियन गल्फ कहते हैं, वहां पर भी मौजूद है। तो ये लोग एक तरह से बिल्कुल तैयार थे कि ईरान एक मौका दे और उस पर हम पिल पड़े। तो ये मौका जो है उन्होंने नहीं दिया। बहरहाल हम तो वहां अंदर नहीं है, लेकिन वो सब चीजें देख रहे होंगे कि आगे चल के क्या हो सकता है अगर ये जंग फैलती है। और ये बात अभी चंद दिन पहले तक ही थी कि ये जंग फैल सकती है, और ये भी कहा जा रहा था। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि नेतन्याहू किसी तरह चाहता था कि जंग फैले और फिर अमेरिका उसके अंदर जबरदस्ती आने पर मजबूर हो जाए। तो वो चीज नहीं हो पाई। खैर, जो चीज चाहते थे वो कि जंग फैले और अमेरिका को भी शरीक कर, जब आएगा देखिए क्या तबाही मचती है। क्या इराक में तबाही मचाई उन्होंने, क्या अफगानिस्तान में तबाही मचाई उन्होंने, क्या सीरिया में मचाई, आपके यमन में मचाई तबाही। तो वो तबाही यकीनन जो है, ईरान में अक्लमंद लोग हैं, अभी वो अपने आप को बना रहे हैं। वही बात चाइना की 20-30 साल पहले थी, वो उस पर आज ईरान है कि अपने आप को बना रहा है वो। तो वो नहीं चाहता कि मौके के ऊपर उसके ऊपर ऐसे अटैक हो जाए जो कि
जो है बिल्कुल फ्लैट कर दें और वहां पर यानी एक तरह से फिर उनको सब चीज दोबारा शुरू करनी पड़ी। तो ये बहरहाल इस जो बड़ी सियासत है उसमें जी जो है कुछ न कुछ जो है ये सोचना चाहिए कि वो लोग अपने मुल्क का भी कुछ न कुछ ख्याल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पॉलिसी बनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हालात को भी देखना पड़ेगा। हिजबुल्लाह पूरी तरीके से सरकार नहीं है, अंसारुल्लाह वहां पे सरकार में है, अमेरिका उन पे भी हमले करता है, लेकिन आज तक ना उन्होंने अपने हमले करने छोड़े हैं, ना उन्होंने फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाना बंद किया। वो लाल सागर में भी हमले कर रहे हैं और वो सीधे तेल अवीव तक भी हमले करते हैं। ऐसे ही और चीजें भी कही जा सकती हैं बाकी देशों के बारे में। ईरान को भी अपनी चिंता है कि ऐसा ना हो लेबनान के रास्ते ईरान तक लड़ाई चली जाए। इस संबोधन को अगर आपने सुना होगा तो नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह को तो हमने खत्म कर दिया, अब हमारा अगला टारगेट और असली टारगेट जो है, पूरा का पूरा हमारा फोकस जो है वो ईरान पर है। तो क्या ईरान पर फिर हमला करेंगे या ये सिर्फ बोल बचन दिए जा रहे हैं? उधर से ईरान भी कह रहा है कि वो 25-26 अक्टूबर के हमले का जवाब देगा यूएन चार्टर के मुताबिक। देखिए, ईरान तो मैं समझता हूँ कोई जंग नहीं शुरू करेगा। करना होता तो कर चुके होते, बड़े बड़े वाकयात हो गए। उन्हीं के यहाँ इस्माइल हनिया को मारा गया, उनके जो जनरल थे उनको लेबनान में मारा गया, उनके जनरल को सीरिया में मारा गया। तो उन्होंने नहीं किया, फिर इसराइल ने उनके ऊपर अटैक भी किया, उसका जवाब भी उन्होंने हल्का ही सा दिया। तो मैं नहीं समझता कि ईरान कोई शुरू करेगा। और कोई भी जो जिम्मेदार हुकूमत होती है ना, वो सोच समझ के करती है। इसराइल तो गैर जिम्मेदार है, लेकिन ईरान या इस तरह की कोई और हुकूमत जो जिम्मेदार है तो वो मुसीबत मोल नहीं लेगी। वो एक हद तक दिखा दिया, एक तो उन्होंने दिखा दिया उन्होंने ठीक से कि देखो अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम कहीं पहुंच सकते हैं, ये उन्होंने जी दिखा दिया। उन्होंने असली हमले जिसमें कि वाकई कोई तबाही जबरदस्त आई इसराइल में, वो नहीं किया है। तो उन्होंने दिखा तो दिया है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर ये सारा इल्जाम आए, बाद में दुनिया के लोग या अक़वाम मुत्तहिदा या अमेरिका ये सब लोग बोलें देखो ईरान ने शुरू किया था। तो वो ये मौका नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ये बात जो है मैंने आज ही देखी है कि जो इसराइली टेलीविजन में ये कहा गया है कि ये जो मुआहदा हुआ है इसके अंदर एक खुफिया शिक भी मौजूद है, जो कि जो कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान है। वो ये कि अब इसराइल और अमेरिका मिल करके ईरान के खिलाफ काम करेंगे। ठीक उसमें है। ये चार्ट डली हुई है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात नहीं, पहले भी वो करते ही आए हैं, लेकिन बिल्कुल। इसमें किस तरह करेंगे, किस तरह से उनकी नकेल कसेंगे, कैसे उनको तबाह करेंगे, कैसे उनको परेशान करेंगे, कैसे उनकी इकोनॉमी को तबाह करेंगे, ये सब जी हो। जी तो ये सब चीजें नेतन्याहू तो बहुत ही चालाक इंसान है ना, वो बहुत जी। आखिरी हद तक जो है वो जो पाउंड ऑफ फ्लेश जिसे बोलते हैं वो अपना खींचने को तैयार रहता है। ठीक है। तो ये सब लिया है उसने नेतन्याहू की चालाकी की एक और बात कर लेते हैं सर। ऐसा लगता है जैसे उसने फ्रांस से बाकायदा डील की है लेबनान में जंगबंदी को लेकर, क्योंकि फ्रांस ने कह दिया कि आईसीसी का वारंट लागू होने के बाद भी जो नेतन्याहू है, योआव गैलेंट है या आईडीएफ का चीफ है, वो फ्रांस आ सकते हैं। तो डील तो हुई है सर। नहीं नहीं, ये डील नेतन्याहू और फ्रांस की नहीं है, ये डील अमेरिका और फ्रांस की है। अमेरिका ने ये कहा कि अगर तुम इस डील के अंदर शरीक होना चाहते हो, तुम भी उसकी एक पार्टी बनना चाहते हो, तो तुमको ये कहना पड़ेगा कि हम नेतन्याहू को और दूसरे मिस्टर गैलेंट जो कि उनके वजीर दिफा थे, उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, अगर वो फ्रांस जाएंगे तो तुम गिरफ्तार नहीं करोगे। तो उन्होंने इस बुनियाद पर एक किया जो बिल्कुल बेकार की बात है। इस बुनियाद पर किया कि चूंकि इसराइल ने उस मुआहदे पर जिसको रोम रोम चार्टर बोलते हैं, जिसके के 124 दुनिया के ममालिक के मेंबर हैं, जिसकी बुनियाद पे अगर जो इंटरनेशनल कोर्ट कोई ऑर्डर जारी करता है तो जी 124 मुल्क उसको मानने को तैयार है। तो उन्होंने एक नई शिक निकाली है कि चूंकि इसराइल ने उस पर दस्तखत नहीं किया है, इसलिए इसराइल को गिरफ्तार नहीं। ये तो बहुत ही बेवकूफी कि अगर कोई कातिल कानून को नहीं मानता है तो हम उसको नहीं मानेंगे इसको। लेकिन बस एक बहाना बना करके इसलिए किया है कि अमेरिका ने कहा था कि देखो इस डील में अगर तुमको शरीक होना है तो जी तुमको ये बड़ी तुम जो है ये काम नहीं करोगे, यानी अगर नेतन्याहू और गैलेंट तुम्हारे आएंगे तो तुम उन्हें गिरफ्तार नहीं करोगे। तो मैं ठीक है। समझता हूँ कि एक तरह से जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो इंटरनेशनल कोर्ट बनी हुई है जी उसको करने वाली बात है यह है। और बिल्कुल। इंटरनेशनल जो बना हुआ उसको कमजोर करने वाली बात है, जो कि मुनासिब नहीं है।
इंटरनेशनल ऑर्डर टूटेगा तो सभी का नुकसान होगा। ये तो ऑर्डर आज हम देख रहे हैं, जो सारी दुनिया चल रही है, जो इकोनॉमिक जो पावर जो है, जो बहुत लेन देन है, जो जो एक दूसरे से ताउन है, इंटेलिजेंस का ताउन होगा और दुनिया के मुल्कों में चल रहा है, इंटरपोल है, कौन कौन सा है, ये सब टूट जाएगा अगर ये बिल्कुल। शुरू हुआ कि चाहे क्योंकि फलां ने दस्तखत नहीं किया इसलिए कि अब ये जरूर। काफी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि ये कौन सी चीज हो, जैसे मान लीजिए भारत में कोई मर्डर कर दे और कहे मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो इस कानून को मानता हूं, तो क्या उस पर वो कानून लागू नहीं होगा। खैर, अब बात करते हैं हमास को लेकर, और यहां भी मुझे लगता है नेतन्याहू ने एक चालाकी की है। उसने जहां हिजबुल्लाह और हमास को अलग कर दिया है, वहीं उसने एक चाल शायद और चल दी है, क्योंकि ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं, वहां तक वो खींच के इस लड़ाई को ले जाएगा, और जिस दिन ट्रंप सत्ता पर बैठ जाएंगे उस दिन हमास के लिए और ज्यादा दुश्वारी होंगी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि ट्रंप जो है पूरी तरह से इसराइल के साथ पहले भी थे। जो इनकी जो पहले जो 4 साल रह चुके हैं सदर अमेरिका के, उन्होंने हर वो काम कर दिया जो कि इसराइल चाहता था। मसलन ये कि जो ईस्टर्न जेरूसलम, जिसे मशरकी जेरूसलम कहते हैं, या असली जेरूसलम जो है, जो कि एक मकबूजा इलाका है, दुनिया भर का बताया, सब लोग कहते हैं कि मकबूजा इलाका है, इसराइल को उसको देना पड़ेगा। तो ट्रंप ने एक तरफा तौर से कह दिया कि इसराइल का है, ये इसराइल का है। और अब ये कह रहे हैं, इशारा आ रहा है, इशारा ये आ रहा है कि जो वेस्ट बैंक है वो भी मकबूजा इलाका है, सारी दुनिया उसको मकबूजा इलाका कहती है। और अगर फिलिस्तीन की हुकूमत बनना है तो वहीं तो बनेगी, और कहाँ बनेगी। तो उसको इशारे दे रहा है कि मैं जब आ जाऊंगा तो मैं इसको भी इसराइल का हिस्सा मान लूंगा, मसला खत्म। उसके बाद फिलिस्तीन बचेगा क्या? गजा बचेगा। गजा में भी 1/3 तो वो अब ले रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप, शुमाली जो गजा है उसको खाली करके 1/3। मतलब ये कि असली जो फिलिस्तीन था 100%, उसका शायद 5-6% बचेगा। ये हालत है, ये उसके अंदर वो कायम हो गई। तो ये पूरा खेल चल रहा है ये। और ये जी बताइए। मैं एक सवाल ये लेना चाहता हूं सर कि लेबनान में जंगबंदी शुरू होने के बाद दो बड़े घटनाक्रम हुए। एक तो महमूद अब्बास ने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, दूसरे जो मिस्र है और कतर है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं गाजा की जंगबंदी को लेकर। क्या लगता है ये जो दोनों घटनाक्रम है ये भी अमेरिका के इशारे पर हो रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि बाइडेन साहब ये चाहते हैं कि उनके जाने से पहले कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाए ताकि वो कह सकें देखो हमने ये किया था। इसलिए कि उन पर बड़ा इल्ज़ाम है अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका के बाहर भी, कि उनकी वजह से ये जंग तूल खींची है। अगर उन्होंने इसराइल की नकेल कसी होती, अगर उन्होंने इसराइल के जो तायद है जो अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में की थी वो न की होती, अगर वो जो असलहे उन्होंने भेजे हैं उनको हजारों जो है सॉर्टरीज जो है हवाई जहाज से, पानी जहाज से, इस 11-12-13 महीने के अंदर जो है वहां पे आकर के इसराइल को, वरना वो तो कब का जो है सफेद झंडा वो उठा चुका होता है इसराइल। 2-3 महीने आगे उसमें लड़ने की सकत नहीं है जी। तो। और फिर उन्होंने बड़े पैसे दिए उसको। ये मालूम नहीं, तकरीबन 1.5-2 महीने से पहले तक जो है ना 18 बिलियन मतलब 18,000 मिलियन डॉलर जो है इसराइल को मदद दी है। तो ये सब मदद की वजह से ही इसराइल लड़ चुका है, वरना इसराइल में सकत कहाँ है। इसराइल तो सबका जो है हाथ उठा चुका होता। तो वो चाहते हैं कि जाते जाते कुछ ऐसी चीज करके जाए जिससे नहीं, वो तो करना चाहते हैं सर। मेरे सवाल ये, महमूद अब्बास जो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं और वो कतर मिस्र के साथ मिलकर बात कर रहा है, जो कल तक कह रहा था कि हम मीडिएशन में नहीं रहेंगे अब। नहीं, उसने ये कहा था जब ये कतर ने ये कहा था जब ये दोनों पार्टी जो हैं मतलब हमास और इसराइल ये वाकई सीरियस होंगे तभी हम आएंगे। इसलिए कि उनकी बड़ी बेइज्जती हो गई ना। उनका वजीर आजम उसमें है, जो फॉरेन मिनिस्टर है वो वजीर आजम भी है। उनका वजीर आजम आके बैठता है मामूली छोटे छोटे जो है अफसरान के सामने, और इसी उसमें की उम्मीद से शायद हो जाए, वो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा जब ये लोग सीरियस होंगे तो हम आएंगे। उन्होंने इनकार नहीं किया, वो आएंगे वो। इसी के साथ जो महमूद अब्बास का जो मसला है, ये सारा जो अभी खेल खेला जा रहा है वो ये है कि गजा को महमूद अब्बास के हवाले कर दिया जाए। मतलब सामने जो फलस्तीनी अथॉरिटी सामने से रहेगी कि इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है, हमास को उन्होंने दूर कर दिया, हमास से जो भी अख्तियारात है वहां वो छीन लिए हैं। तो ये जो आप जो बता रहे हैं वो सब उसी का हिस्सा है। ये चाहते हैं इस तरह से हमास से जो जंगबंदी होगी इसी बुनियाद पर होगी कि अब वो उनका हुकूमत से, इसलिए कि गजा की हुकूमत उन्हीं के हाथ में थी। वहां पे जो भी हुकूमत का जो काम होता है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, फला फला है, जो भी है वहाँ का जो मिनिस्ट्रीज हैं वो सब वही चलाते थे वो।
तो अब वो ये प्लान है, जरूरी नहीं ठीक चले ये, लेकिन बहरहाल इनका प्लान यही है कि उनको सामने रख के पीछे से अमेरिका और मिस्र और सऊदी अरब और एमिरेट्स कौन कौन 10-15 मुल्कों के जो फौजी वहां पे भेज देंगे और ये लोग वहां पे जो भी सिक्योरिटी वगैरह को चलाएंगे और धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से महमूद अब्बास के हवाले कर देंगे अगर ये कामयाब हुआ तो ये प्लान है जिसकी वजह से महमूद अब्बास नजर आ रहे हैं। हालांकि अब्बास ने यानी कुछ भी नहीं किया गजा के लिए, उन्होंने कुछ जब बोल दिया होगा अलग बात है, लेकिन ये कि कुछ इस हंगामा किया होता, कुछ ताल्लुकात इसराइल तोड़ने की बात की होती, कुछ अपने फौजी यानी भेजते। अभी उन्हीं का इलाका जो जहां पर वो उनके ऑफिस बना हुआ है जहां पे रमल्ला में, उसी के पास वेस्ट बैंक में क्या सारे तोड़फोड़ नहीं हो रही है क्या? वहां जा रहे हैं सब जगह वहां पे हंगामा वो लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महमूद अब्बास खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल फिर से भरकर वही आएगा कि क्या ये जंग ट्रंप के सत्ता पर बैठने तक चलेगी या उससे पहले बाइडेन कुछ करा पाएंगे? और क्या नेतन्याहू यही चाहते हैं कि पहले हिजबुल्लाह और हमास को अलग कर दिया और अब ट्रंप को आने दो, फिर उसके बाद अपनी मनमानी गाजा में, फिलिस्तीन के इलाके में, जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी का इलाका है वेस्ट बैंक का, वहां पे करेंगे? आने वाला वक्त बताएगा। अब इसमें हुतियों की क्या भूमिका रहेगी और ईरान जो पीछे अभी हटता हुआ दिख रहा है वो कैसे इन लोगों की मदद करने के लिए फिर से आगे रमादमा दिखाई देगा, वो भी वक्त ही बताएगा। आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी।